पॉलिटिक्स ऑफ टेरर जो टारगेटिंग मुस्लिम यूथ, ये प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था 4 नवंबर को। उसी की एक कड़ी में हमने यहाँ पे 3rd कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर टारगेटिंग मुस्लिम यूथ का मुनक्किद किया है। हम शुक्रगुजार हैं कि सारे अपने डिग्निटरीज और जो है हमारे गेस्ट यहाँ पर आने के लिए अपना टाइम उन्होंने निकाला है। मैं यहाँ पे बात ज्यादा ना करते हुए मैं डायरेक्टली प्रोग्राम को शुरू करने के लिए शुरू करने से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अतुल कुमार अंजान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे इस कन्वेंशन पीसीपीटी के 3rd कन्वेंशन के निस्बत से इसकी एम्बिशन मंच पर बैठे हुए भारतीय वामपंथी कम्युनिस्ट आंदोलन के वरिष्ठतम नेता कॉमरेड वर्धन, भारत की सरकार के भूतपूर्व मंत्री, सेकुलर मामलों में अपने कंधे को अड़ाने वाले और जाबाजी से लड़ने वाले साथी मणिशंकर अय्यर जी, मेंबर पार्लियामेंट और पीसीपीटी के नेताओं में अग्रणी भाई मोहम्मद अदीब साहब यहाँ मौजूद, हमारे इस शहर के और इस पीसीपीटी को पूरी तरह से समर्थन देने वाले और उसको आगे ले जाने वाले साबिक मेंबर पार्लियामेंट साथी अजीत पाशा जी, सीपीआईएम के नेता कॉमरेड राघव जी, नानक जी, नाहिद साहब, मंच पर बैठे हुए और दूसरे तमाम हजरात, मेरे दोस्त और पीसीपीटी के वो तमाम साथी जो दिल्ली से आए हैं, मनीषा सेठी जी, अजीत शाही जी, आमिर साहब, इकबाल भाई, अमीर खान साहब और दूसरे तमाम साथी, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं न्यू मॉडर्न स्कूल के उन तमाम टीचर्स को और उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम इस वक्त यहाँ हमारे सामने पेश किया, जिन्होंने हैदराबाद की पूरी जो कल्चर है और जो उनकी सोच है और जो वसी सोच है मुल्क के बारे में और कैसे वो देखते हैं और आज के नौजवानों और बच्चों को जिस तरबियत के साथ हिंदुस्तान के वकार के साथ जोड़ने का उन्होंने यहाँ हमारे सामने एक नजारा पेश किया, मैं उन सबको सलाम करता हूँ। साथियों, पीसीपीटी पीपल्स कैंपेन अगेंस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, ये हमने आज से साल भर पहले अदीब भाई और दूसरे तमाम दोस्तों ने मिल करके हम सब लोगों ने सोचा ये हो क्या रहा है, ये बात सच है। मैं यहां बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि ये देश, ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, ये मुश्तरका है, हम सबका मिला जुला। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बराबर की शहादत और कुर्बानियां सभी जाति, मजहब, फिरके, भाषा, इलाके के लोगों की रही है। 1857 से पहले, गदर से पहले, सन्यासी विद्रोह ने 1754, 55, 56 में ब्रिटिश साम्राज्य की चूड़े हिलाने का काम किया था। बड़े तराने निकले थे उससे। 1857 में मंगल पांडे ने अगर वो शोला भड़काया था अंग्रेज के खिलाफ, वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व
अगर जगदीशपुर बक्सर से हजारों लोग रियासत से निकलकर बाबू बेनी माधव सिंह के नेतृत्व में अवध के तमाम तालुकेदार और जमींदार आवाज उठाकर निकले थे कि अंग्रेजों, हमें तुम्हारी कयादत मंजूर नहीं है। हमारे बादशाह अवध के नवाब हमारे नवाब हैं और हम सब बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आपके खिलाफ मैदान में उतरे हैं। कि गाजियों में बो रहेगी जब तलक ईमान की और तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। ये बात कहा जाता है। तो हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारी आन, हमारा धम, हमारी कौमी सवाल मसाइल सब एक है। साम्राज्य की ताकतों ने हमें बरसों बांटा, साम्राज्य की ताकतों ने हम पर बरसों हुकूमत किया। आजादी के बाद सब लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान को बनाने का फैसला किया। आजादी से पहले सब मिले। अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में भगत सिंह की क़यादत में, शहीद आजम भगत सिंह की क़यादत में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में शहादत दी। 18 मार्च को कोटा की जेल में राजेंद्र लाइट को अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। 7 नवंबर 1930 को गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। तो फैजाबाद की जेल में 13 जनवरी 1930 को अंग्रेजों ने अशफाकुल्लाह खान को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। पढ़िए वो आखिरी खत जो शहीद आजम अशफाकुल्लाह लिख गए। उन्होंने कहा कि ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, अगर दूसरी जिंदगी देना तो इसी धरती पर देना, ताकि एक बार दोबारा मादरे वतन की आवाज उठाते हुए फांसी के तख्ते पर फिर चढ़ जाऊं। ये हम तो हमारी आजादी की लड़ाई एक मुस्लिम का लड़ाई है। साझी शहादत से साझी विरासत हमको मिली है। आज साझी शहादत से पैदा हम यहाँ पर फिर कह देना चाहते हैं कि जो लोग इस मुल्क की सामियत को तोड़ने की वकालत करते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। लेकिन जो लोग इस मुल्क के आईन के साथ मदाखलत करके किसी एक कौम, किसी एक फिरके के लोगों को निशाना बनाते हैं, तो हम भी सीना लड़ाकर उसकी खिलाफत करने के लिए सड़कों पर उतरे। ये बात बड़ी मुस्तैदी से कहना चाहते हैं। इसलिए हमारे दोस्त लोगों ने जो बात कही है, यहाँ मौजूद है। कर्नाटक के हमारे साथी आए हैं, महाराष्ट्र के हमारे तमाम लोग आए हैं। अभी आज ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में ऐसे तमाम लोगों को हम लोगों ने बुलाया है जिनके ऊपर भारत के खिलाफ बगावत करने का इल्जाम था, SIT की तरफ से, ID की तरफ से, दूसरी और सरकारी तंजीमों की तरफ से। उनको 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल जेलों में रखा गया। हर तरह के जुर्म का सामना उन्होंने किया। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों, ये बात भी सच है कि हिंदुस्तान आज आईन के मुताबिक चल रहा है और इस मुल्क के अंदर इंसाफ भी है, कोर्ट भी है, अदालत भी है। वरना आमीर जैसे नौजवान और दूसरे तमाम लोग जो पुलिस के द्वारा राष्ट्र विरोधी कामों में एक के बाद एक नहीं, 500 पेज नहीं, 700 पेज नहीं, 1000 पेज की, हजार पेज की जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, ये मुल्क के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत रिहा किया है हिंदुस्तान का आईन के तहत, हिंदुस्तान की अदलिया। इसलिए हमें पूरा यकीन है हिंदुस्तान के आईन पर, हमें यकीन है हिंदुस्तान की अदालतों पर, हमें यकीन है हिंदुस्तान के सेकुलर कैरेक्टर पर। ये कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है,
धरती पर चप्पे चप्पे पर सेकुलर जहन के लोग लड़ेंगे हिंदुस्तान की आइन की हिफाजत करने के लिए। ये हरेक लोग, चाहे वो अकलियत के लोग हो चाहे अक्सरियत के लोग हो, ये बात समझ रहे हैं। पीसीपीटी की तरफ से ये जो हैदराबाद में कन्वेंशन आप सब लोगों के जानिब से मुनक्किद हो रहा है, इसके तमाम सवालात पर हम चर्चा करेंगे। क्या देश विरोधी कामों में सिर्फ मुस्लिम नौजवान है? अभिनव भारत क्या है? समझौता एक्सप्रेस के बम कांड में कौन लोग शामिल थे? उनके बारे में क्या सोचते हैं? जिससे हम कई सवालों को कह रहे हैं और हम आपसे कहें कि बेगुनाह नौजवान अभी बहुत सारे दर्जनों भर जेल में हैं, हम उनकी हिमायत के लिए खड़े हैं। जो गुनाहगार हैं उनकी हिमायत हम नहीं करेंगे। गुनाहगार जो हमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसकी वकालत करेंगे, लेकिन हमारी निगाह में एक भी बेगुनाह अगर जेल में है तो हम सीख के तोड़कर उसको बाहर लाएंगे। ये हमारी सोच। इस बारे में मणिशंकर जी कहेंगे, राघवलू जी कहेंगे और वर्धन साहब कहेंगे। सियासी पार्टियों की जरूरत। हम आपको बताएं क्या हुआ। हमने 2 कन्वेंशन करने के बाद देश से हिसाब किया। जहां जहां जाते हैं कुछ लोगों ने कहा, आरएसएस के लोगों ने कहा ये एबी वर्धन और मणिशंकर अय्यर के नेतृत्व में देश विरोधी ताकतें लग गई है जो जेल में बंद है उनको छुड़वाने के लिए। हदीज साहब उनका सवाल पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। हमारी इस बहस के बाद देश में चर्चा हो गई मीडिया में, जो नौजवान छोड़े जेलों में बंद है क्या वो सही है? सारी राज्य सरकारें स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटियां बना दी। जो मुकदमे बरसों से बंद पड़े थे वो खुल गए। जहां चार्जशीट नहीं दाखिल हो रही थी चार्जशीट दाखिल होने लगी। उन नौजवानों से जेलों में उनके घर के लोग मिल नहीं पा रहे थे। हमने पीसीपीटी से कन्वेंशन शुरू किया, जेल के दरवाजे उनके घर के लोगों के लिए खुलने लगे। हमारे पास पैसा नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन बेगुनाह नौजवानों की मैं क्या बताऊंगा। पिछले 3 नौजवान जेल में बंद किए गए। इल्जाम है फलाने बम कांड में वो थे। उनके घरों को जाकर देखा, माँ बाप गरीब है, घर के दरवाजे पर बोरे का पर्दा लटका हुआ है। घर के चूल्हे घर में, खाना बनाने के घर में, रसोई घर में 4 एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी छोटी देगची है टूटी फूटी, 3-4 थालियां हैं, 1 करछुल है। खाने का घर रसोई घर में सामान भी बनाने का नहीं है। वो देश विरोधी गतिविधियों में है। उनके बैंकों से हजार रुपए निकाले जा रहे हैं। पता है कि फला जगह से आ रहे हैं। उनके घर उनके पास जगह नहीं है। उनके माँ बाप वकील नहीं कर सकते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करने के लिए। हमारे पास पैसे नहीं है। हवाई जहाज में हम बड़े बड़े वकीलों को ला करके ले जाकर उनकी वकालत करा। लेकिन आज हमारे सामने ये सियासी फैसला है, समाजी फैसला है। उन बेगुनाह लोगों की आवाज हम बनेंगे, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई आप सबके सहयोग से करेंगे। ये है पीसीपीटी का काम। ये काम पार्लियामेंट के अंदर हमारे अलीफ बासा साहब की जब मेंबरशिप करते थे, आज अलीफ साहब कर रहे हैं, उनसे तमाम हजरात कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आज मुल्क के अंदर हमारे इस सवाल पर लोगों के अंदर एक सोच पैदा हुई है। पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करती थी, आज 2 घंटे चर्चा कर रही है कि कौन लोग है जो गिरफ्तार हो गए। असेंबलियों में इस बात की भड़क हो गई, सियासी पार्टियों में कुछ खलबली हो गई। हमने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके अपनी बात कही। हमारे साथियों ने पीसीपीटी के तमाम सियासी पार्टियों को एक साथ लेकर के राष्ट्रपति से मुलाकात की। रॉबर्ट बर्दन ने चिट्ठी लिखी, रॉबर्ट प्रकाश राष्ट्रपति से मिलने गए। हमारे लोग हदीज साहब ने पार्लियामेंट में कानून को प्रस्ताव रखा। पार्लियामेंट में जिस बात को बहस हुई ये कौन सा आइन है किसके तहत है, और आज हम ये सवाल पीसीपीटी से उठा रहे हैं। ठीक है, आपने किसी को जेल में डाल दिया एसआईटी की तरफ से, उसको
उसको 5 साल 7 साल 8 साल जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट से वो बेगार निकल कर चला आया। हम पूछना चाहते हैं, उसके परिवार वाले उससे नहीं मिलते थे, उससे नातेदार रिश्तेदारों ने उससे किनारा कशी करनी उसके परिवार से, क्योंकि उसके ऊपर टीका लगा हुआ था ये देश विरोधी करेगा। इसलिए ये सम्मेलन है। मैं फिर एक बार आगे साहब, आपके तमाम कमेटी जाहिर साहब, तमाम लोगों को, मीडिया के लोगों को मैं आपसे कहना चाहता हूं, मीडिया के लोगों को इसे रंगीन चश्मे से मत देखिए, संकीर्ण चश्मे से भी मत देखिए। ये लड़ाई जो पीसीपीटी बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को रिहा करने के लिए लड़ रही है, ये देशभक्ति की लड़ाई है और इसलिए आप सबका समर्थन इन शब्दों के साथ ये पीसीपीटी को अपना समर्थन दीजिए। जय हिंद। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कुमार रंजान जी, आपने बेहतरीन तरीके से हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है कि बेगुनाहों को हम उनको रिहाई लाएं और उनके साथ इंसाफ दिला सकें, उनके मुहिम उसी बात की विटनेस है कि हम उस मुहिम को उनके लिए। बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस इशू को लेकर हैदराबाद के जो जिंदा दिल लोग हैं वो कितना सीरियस है। और आजमगढ़ को ये बताया गया था कि ये इस देश की सबसे खतरनाक मॉडल है। वहीं पर मौलाना तारिक कासमी 2007 में एक नौजवान अरेस्ट किए गए थे, जिनके ऊपर आईडी इमेज कमीशन बना था, आप सबने पढ़ा होगा। उनके बहदोई यहाँ पर है मौलाना जकी नदवी। मैं जकी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जकी साहब आप तशरीफ लाइए। मौलाना तारिक के बारे में जो कमीशन रिपोर्ट बनी थी वो पिछले अगस्त में उत्तर प्रदेश सरकार को सबमिट हो गई, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने लीक किया था उस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट में ये बताया था कि ये दोनों नौजवान बेगुनाह है, फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार उनको छोड़ नहीं रही है। अब आप सुनिए, खुद मौलाना जकी नदवी जो कि उनके बहदोई हैं, वो आपको बताएंगे कि तारिक कासमी के साथ क्या हुआ। मौलाना जकी नदवी। जी, मोहम्मद तारिक कासमी साहब हमारे बहनोई हैं। वो 12 दिसंबर 2007 को अपने मदद से आदमी सेवागार की तरफ जा रहे हैं और उनको एटीएस वालों ने बीच रास्ते से महमूदपुर गांव से उठा लिया और 10 दिन तक मुकम्मल 12 तारीख से लेकर 10 दिन तक मुकम्मल उसके खिलाफ एहतजाज होता रहा कि आखिर जमीन खा गई या आसमान खा गया या इंसाफ कहाँ गया। और मैंने खुद जो है 19 तारीख को आईटी डीजीपी और गवर्नर और सारे लोगों को मैंने खत लिख कर भेजा भाई ये कहाँ गए। और अरशद मोहम्मद खान एलएलपी के नेता जो थे उन्होंने खत लिखा कि भाई हम 22 तारीख को अलविदा कर रहे हैं। तो जाके हुकूमत की 22 तारीख को शो कर दिया गया कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया गया 10 दिन तक। उसके 1 महीने के बाद जब मैं उनसे मिलने गया जेल में, तो मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी गई कि आप कोर्ट से ऑर्डर लाइए। कोर्ट से ऑर्डर लाने के बावजूद भी नहीं मिलने दिया जा रहा था कि आप आईडी प्रूफ लाइए। उसके बाद जो है मिलने की इजाजत दी गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, इतनी तकलीफ दी गई है जो आपको गरीब जेल में तकलीफ दी गई। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँ, सारे लोग जानते हैं कि वो गरीब जेल जो इराक में है कितनी तकलीफ लोगों को दी गई। मसला दोस्तों सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे इस मुल्क का है। इस मुल्क की सालमियत और उसकी बका का मसला है। इस तरह धीरे 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 कितने नौजवान हो गए। मैं यूपी से आया हूँ और वहाँ 200 से लेकर 250 बच्चे आज भी खैरबंद की लोगों से बर्दाश्त करते हैं। 14 साल से लेकर आज तक 200 से लेकर 250। और मैं सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने मैनेज किया। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारे लोग मुसलमानों के नहीं बल्कि इस मुल्क के हमदर्द हैं कि जो इस पैगाम को आगे बढ़ाएं।
मालेगांव से तशरीफ लाए हैं अब्दुल रहीम साहब। इस प्रोग्राम में मैं करने वाला को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दिली दुआ देता हूँ कि उन्होंने हमारे दुखे दिल की और सबों के दुखे दिल की आवाज़ को सुना है। जो हमारे ऊपर बीती है वो इंतहाई खतरनाक है और जबान से बोलने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो बातें पुलिस करती है या एटीएस वाले करते हैं उस रूम के अंदर कोई नहीं होता सिवाय एटीएस के और अकील के या जो कोई जिसको गिरफ्तार किया जाता है। इस दौरान हमारे लोगों में 2003 के अंदर जब मैं किसी से कुछ कहता था कि भाई मेरा लड़का बेगुनाह है, तो लोग इतना खौफ खाते थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, पुलिस का नाम सुनकर जैसे वो मैं उनका दुश्मन और वो मेरे दुश्मन हो जाते थे। रिश्तेदारियों में भी बहुत फर्क पड़ गया। दूसरी ये बात कि मैं समाजी काम में या अपनी जमात के काम में बहुत मुंसलिक था, मगर जो छोटे से छोटे प्रोग्राम होता था मेरे बिना वो कर नहीं सकते थे, नहीं करते थे। मगर जिस वक्त मेरे लड़के को अरेस्ट किया गया उसके बाद से तमाम मुस्लिम रिश्तेदार जो जिसके थे सब मेरा पीछे छोड़ दिए। यहाँ तक के अगर किसी करीबी रिश्तेदार को शादी वगैरह का प्रोग्राम होता था तो उसमें भी इन्वाइट करना वो नहीं चाहते थे। और जो चीज मुझ पर बीती है वो मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान बम विलास में है तो उसकी हम तारीफ नहीं करेंगे, मगर जो नहीं है, जिनके वालिदैन शुरू से अपने बच्चों की तालीम ऐसी देते हैं कि समाज के अंदर, मुल्क के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर भाईचारगी पैदा हो, इत्तेहाद हो, तरक्की हो, उस ताल्लुक से तालीम दी जाती है। खुद मेरा ये प्रोग्राम था कि मेरा पहला लड़का भी मैकेनिकल इंजीनियर है, दूसरी लड़की टीचर है, तीसरी लड़की टीचर है, चौथी लड़की टीचर है, पांचवा लड़का एसी मैकेनिक है और दीगर जो बच्चे हैं वो सब 12वीं पास है। भला ऐसे आदमी को, ऐसे लड़कों को गिरफ्तार करना या ऐसे वाली अपने बच्चे को ये तालीम दे सकते हैं। मैं हुकूमत से या चीफ मिनिस्टर से खत लिखकर, मेरे पास वो सबूत मौजूद है, मैंने बार बार उनको ये बात की इत्तला दी, मेरे पास इंक्वायरी आई। तो यहाँ मालेगांव का स्थिति कहता है कि आप अपना जवाब दीजिए, हम आपको काफी नहीं देंगे। मैं मालेगांव के बड़े वकीलों को बात गया कि भाई आप मेरे साथ चलिए, पुलिस एसपी साहब बनाए हैं, तो उन्होंने कहा आप बात कर लीजिए। उस वक्त मैं तन्हा एसपी ऑफिस गया, इधर से उधर करे तो मैं बोला देखिए मैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से आया हूँ, अगर आप सीधे से बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सेकंड लेटर लिखता हूँ, लेटर की कापी मेरे पास है। तो उन्होंने फिर मेरा जवाब लिखा, मगर उसकी कापी आज तक नहीं थी कि उन्होंने क्या लिखा। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस कन्वेंशन के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मिनी शंकर आयर जी जो कांग्रेस के जिम्मेदार हैं, उनसे कहता हूँ कि 10 साल होने तक 4 सीट में कोई ऐसी बात नहीं है, उसके बाद भी जमानत के लिए रोका जा रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। दीगर बच्चों से मेरे बच्चे का हाल अलग है, उसकी आवाज में फर्क है। वो कंपनी में सर्विस करता था, उसके नीचे का जो असिस्टेंट था वो उसके खिलाफ विटनेस बना हुआ है, और यही बात उसके लिए तकलीफ में हो रही है। क्या एटीएस के पास ऐसे कोई दिगर सबूत है कि जिसकी वजह से मुझे या मेरे लड़के के ऊपर कोई आरोप लगा सके। मैं आज इस जिम्मेदारान को ये बात पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि मालेगांव में भी कन्वेंशन करके आप मेरी एक बात का रिकॉर्ड मौजूद करके उसकी इंक्वायरी कीजिए कि बम विलासक कौन है।
मालेगांव में अभी NIA की तहकीक जारी है, उसमें सब दहशतगर्द भगवा गिरफ्तार हो रहे हैं, बीमारी है, डॉक्टर से जो प्रोवाइड मालेगांव के हैं और मुसलमानों के जरिए रुपया कमा रहे हैं, वो लोग हैं जो बम विराट के अंदर रुपया लगा रहे हैं। मैं हुकूमत के जिम्मेदारों से कहता हूँ कि इस बात को नोट करो और इसकी इंक्वायरी करो और NIA को सही रूप पर उसको इंक्वायरी करने की हिदायत कीजिए, तो ये मामला बहुत जल्द हल हो सकता है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग हुकूमत में बैठकर और इस सवाल को उठा रहे हैं। मैं आतिफ भाई से भी कहता हूँ कि इस तहरीक को आगे करिए, आप तमाम लोग इनका साथ दीजिए, जरूरत पड़ने पर हर चीज आपको जो बेगुनाही के लिए हो सकती है मैं खुद भी मुहैया कर सकता हूँ, या मुझ पर अगर भरोसा ना हो तो आप खुद अपने आप से इंक्वायरी कर लीजिए कि मेरी बोली हुई बात में कहाँ तक फर्क है। इसमें जो भी बम रिएक्टर है वो भगवा दहशतगर्द है और एक की मदद से किए हुए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, और अगर हुकूमत मुझे अरेस्ट करती है मैं इतनी क्यों ताकत से, इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मुझे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर इंक्वायरी कीजिए और तमाम बेगुनाहों को रिहा जल्द से जल्द कीजिए। शुक्रिया। साहब ने आप सब को बताया कि क्या क्या हुआ। साथियों, हैदराबाद की जो आवाम यहाँ बैठी है, आप सबके बीच में एक अनाउंसमेंट और भी है कि हम सब के बीच में एक हमारे बहुत ही खुसूसी मेहमान सैयद फैसल अली साहब भी तशरीफ लाए हैं। आप सारा ग्रुप के एडिटर हैं, फिलहाल वो डायरेक्टर तशरीफ ला चुके हैं। दोस्तों साथियों, इस ग्रुप में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में 2 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, इवन 16 साल के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाज़रीन, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम और आदाब। मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है, दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश, पढ़ाई, तरबियत सब दिल्ली में। 18 साल की उम्र में जो मेरे साथ हादसा हुआ, आज से 14 साल 15 साल पहले, कुछ तफसील को जो मैंने और मेरे परिवार ने सहा, उसको मुख्तसर समय में शायद बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनिंदा बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ संजीदगी से सोचने का मौका दूं और उसके लिए क्या हल है हमारे पास, उसके लिए भी कुछ आपके पास ये बात 20 फरवरी 1998 की है। उस कारी रात को मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। मैं दवाई लेने के लिए अपने घर से निकला। दिल्ली के बहादुर रोड पर जब पहुंचा, समय करीब 9 साढ़े 9 बजे का था। एक जिप्सी आई, उस पर उनको धक्का दिया गया और अचानक मुझको उठाकर उसमें डाल दिया गया। गाड़ी में अपने पाँवों में बिठाने के बाद मेरे मुंह पे पट्टी बांध दी गई, हाथों को पीछे बांध दिया गया। मेरे पूछने पर कि आप मुझे क्यों किडनैप कर रहे हैं, क्योंकि उनका रवैया किडनैपरों जैसा था। वो सिविल ड्रेस में थे। मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जो कानून नाफिज करने वाले हैं वो कानून को तोड़ना भी खूबसूरती से जानते हैं। मुझे एक अनजान जगह पर ले जाया गया। इससे पहले 3rd डिग्री के बारे में या तो मैंने फिल्मों में देखा था या फिर किताबों में पढ़ा था। मेरे ऊपर जो 3rd डिग्री अपनाई गई, मैं समझता हूँ उसको बयान करूँ तो उससे पहले मेरे उनके खड़े होते हैं। उस समय को मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूँ ताकि हमारे
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैं सभी को नहीं कहूँगा, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पावर का उपयोग करते हैं जब किसी खास मकासद के लिए खास नजरिए के तहत अपने पावर का मिसयूज करते हैं, उनकी हकीकत आपके सामने आए। उन्होंने मुझको नंगा कर दिया। सबसे पहला काम उनका था मुझको नंगा करना। मेरे लिए एक बहुत शर्म की बात थी, लेकिन उनके लिए नहीं। मैं उससे पहले या तो अपनी माँ के सामने जब उन्होंने बचपन में लगाया होगा नंगा हुआ था, या जबरन मुझको अब नंगा किया जा रहा था। मेरी टांगे फाड़ दी गई, मेरे ऊपर रोलर चलाए गए, मुझको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, मुझको सर्फ का पानी नहीं पिलाया गया जबरन, मुझको पेशाब दिया गया पीने के लिए। सादे दस्तखत पर साइन करने के लिए कहा, मैंने मना किया तो मेरे हाथ पांव के नाखून निकाल दिए गए। 7 दिन ये सिलसिला चलता रहा। 28 फरवरी 1998 को दिल्ली की टीजा रिपोर्ट में प्रोड्यूस किया और बताया कि ये नौजवान जो 18 साल का है, इसके ऊपर 1.5-2 दर्जन बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में जो ब्लास्ट 96-97 में हुए थे वो सब मेरे ऊपर डाल दिए गए। इतनी उम्र नहीं जितने ऊपर मेरे ऊपर केस डाले गए। एक मरहला था। दूसरा मरहला शुरू हुआ केस ट्रायल का और जेल में दाखिल होने का। इस दरमियान एक चीज विक्टिम्स की जो सामने आती है, अमूमन उसके लिए बातें की जाती हैं, लेकिन एक और पहलू होता है जो कि विक्टिम से जुड़ा होता है, वो होता है उसके परिवार, शायद उसके दर्द को आ गया। खैर, शुक्र करता हूं मैं खुदा का और उन फरिश्ता निफ्स वकीलों का कि वो आगे आए, मेरी बेगुनाही को साबित किया और आखिरकार में चंद महीने पहले बरी होकर बाहर। लेकिन अभी एक मरहला और सामने था। मैं खाली हाथ था, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वालदा का इलाज कराऊं या फिर अपने टूटे घर को बनाऊं या फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूं। दिल्ली होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के पास गया, अपनी वो सर्टिफाइड कॉपियां लेकर जिन सभी केसों में मुझको अदालत के द्वारा बरी किया गया था और मांग की कि मुझको गवर्नमेंट के द्वारा रिहेबिलिटेट किया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। मैं इस देश का नागरिक हूँ, कुछ हमारे हकूक हैं, जिम्मेदारी हैं तो कुछ हमारे हकूक की हैं। बड़े अदब से उन्होंने सुना। एक सीनियर थे दिल्ली होम मिनिस्ट्री में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत अंग्रेजी से उन्होंने बात सुनी, एडमिट की मेरी एप्लीकेशन, लेकिन बस वो आश्वासन और उम्मीदें ही रही। आज 8 महीने के होने के बावजूद दिल्ली होम मिनिस्ट्री, दिल्ली गवर्नमेंट में मेरी पेटिशन रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन के लिए पेंडिंग है। जब मुझे उम्मीदें वहां से भी खत्म हो गई तो अभी 1-1.5 महीने पहले मैं राष्ट्रपति जी के पास गया और उनसे भी यही गुजारिश की कि सर मैं बेगुनाह हूं, कोर्ट ने मुझको रिहा किया, मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं चाहता हूं कि अपने पास जो माजी में हो चुका उसको भूलूं और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करूं। तो इसमें आपकी मुझको मदद की जरूरत है, मुझको रिहेबिलिटेट कीजिए, कंपनसेशन दीजिए, ताकि मैं इस देश का एक अच्छा नागरिक बन के साबित करके दिखाऊं, देश की तरक्की में अपनी अहम योगदान दूं। वहां से भी मुझको उम्मीदें मिली हैं, कब तक आरामत होती हैं समझ नहीं आता। लेकिन एक चीज वाज़ेह तौर पर जो मैं बार बार निकलने के बाद दोहरा रहा हूं, आज आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि मुझे जो मैंने 15 साल पहले सहा, मेरी फैमिली ने सहा, और निकलने के बाद देखता हूं कि जो 14-15 साल पहले हालात थे कि इस इश्यूज पर कोई साथ देने को दूर, बात करने को राजी नहीं हुआ करता था, आज ऐसे इश्यूज को, हम लोगों की दुख भरी कहानियों को सुनना, समझना और सोचा जा रहा है। नई उम्मीदें पैदा हुई हैं। मैं खुशनसीब हूं कि मैं एक भारत, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक
कंट्री में पैदा हुआ और यहाँ पर अच्छे और सेकुलर लोगों की कमी नहीं है। हमारे दरमियान जो गैर मुस्लिम मज़हब हैं उनकी भी अच्छी खासी मेरे से सिंपैथियां हैं, चाहे वो मनीषा सेठी जी हों, अजीत शाही साहब हों, राम पुनियानी जी हों, अतुल कुमार अंजान साहब हों और दीगर अकील साहब वगैरह की कोशिशों से आज हम इस हाल पर पहुंच चुके हैं कि अपने मसाइल को आपके दरमियान रख सकें। आज सिर्फ मेरी अपने अकेले की बात नहीं है, मैं उन सब लोगों को दरमियान लेकर आ रहा हूं, उनके दर्दों को देखा हुआ है जेल के अंदर, ऐसी सैकड़ों की तादाद है। मैं आपसे इंसाफ की मांग करता हूं, मैं चाहता हूं आप इंसाफ के लिए हमारा साथ दें ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना हो सके जो हमारे साथ गुजर चुका है। मुझे आज भी अपने आइन पर भरोसा है, अपने कानून पर भरोसा है, मुझे अपनी अदालतों पर भरोसा है, इसमें कमी नहीं है, कमी है तो उसको लागू करने में। क्या एक होता शबनम हाशमी जी हमारे साथ होती और जो उन्होंने स्ट्रगल किया है फिरका परस्ती के खिलाफ लंबे समय से, उसको बयान करती। लेकिन हैरत की बात है कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। फिर मैं इन्हीं बातों के साथ जय हिंद करता हूं और आपसे मदद होगी गुजारिश करता हूं।